ओके, सो कल हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक, जिसमें हमने इवान पाउलो का एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक? अब है प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। Now, अब आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है उसकी कुछ स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन, कि जो हमारे पास मार्केटर्स हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं स्ट्रेटजी बनाने में। हमारे पास जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका जो मार्केटर्स होते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को बनाने में, और उसमें कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका वो लोग एनालिसिस करते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो एडवर्टीजमेंट या जो बिहेवियर होता है उसका एनालिसिस करते वक्त उसको कैसे वो लोग दिखाते हैं। अब जैसे द पहला द स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, द थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट राइज फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग। इसकी जो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं? रिपीटिशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन में आप इसका हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो आप एडवर्टीजमेंट को बार बार रिपीट होकर के देखते हैं, जो आपको बार बार रिपीट होकर के देखते हैं। जैसे रिपीटिशन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एंड सोज फॉरगेटिंग बट ओवर टाइम में रिजल्ट इन एडवर्टाइजिंग वियर आउट। क्या होता है कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया जा रहा है और एक ही बार दिखाया जाए, केवल आपको एक बार दिखाया जाए, तो हो सकता है कि वो आपको भूल जाए, आप उसको भूल सकते हैं। लेकिन अगर जब वो बार बार आपको दिखाया जाता है, जब आपको बार बार दिखाया जाता है तो आप फिर उसको याद रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए रिपीटिशन ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब इवान पाउलो का जो एक्सपेरिमेंट था, कि जब हम उसमें बेल रैंक करते थे, जब हम घंटी बजाते थे, तो केवल एक ही बार उस प्रोसेस को नहीं किया था हमने, उस प्रोसेस को एक बार नहीं किया था, हमने कई बार उस प्रोसेस को रिपीट किया था। और उसको जो डॉग था उसके सामने जो हमने फूड रखा था, मान लीजिए कि हम केवल एक बार घंटी बजाएं और फूड रख दें और डॉग अगर उसको आकर के खा ले, उसके बाद हम उसको छोड़ दें, फिर हम दोबारा घंटी न बजाएं, तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। हमें घंटी बजाने का मतलब है उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है, उसको रिमाइंड कराना पड़ता है। तो हमें ये बार बार रिपीटिशन करना पड़ता है, किसके? हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट होते हैं। जैसे आप देखें कॉस्मेटिक वेरिएशन रिड्यूस सेटिएशन, जो आपको अगर कॉस्मेटिक्स वगैरह के एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको वेरिएशन कुछ समय बाद टाइम टू टाइम जो उसमें वेरिएशन दिखाते रहते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, जो आपका फेयर एंड लवली एक प्रोडक्ट आता है जो कॉस्मेटिक क्रीम है, उसमें पहले उसका नाम फेयर एंड लवली था, अब उसमें वेरिएशन करके उसको ग्लो एंड लवली कर दिया, ठीक। और वेरिएशन के तौर पर जरूरी नहीं कि केवल नाम ही चेंज किया जाए, उसमें नाम ही चेंज किया जाए, उसके आप फीचर्स, उसकी पैकिंग, उसकी प्राइस, काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी बताते हैं कि आपको 20% एक्स्ट्रा है, कभी आप बताते हैं उसका प्राइस इतना कम हो गया है, कभी बताते हैं कि आपका उसमें नए फीचर के साथ उसमें आ गया है। तो ये क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं जिससे आप सेटिएट ना हो पाए। सेटिएट मतलब कि एक बार देखने के बाद आप उसको भूल ना जाए, और उसको सेटिएशन का मतलब होता है तुष्टि, संतुष्टि ना हो पाए। कॉस्मेटिक वेरिएशन क्या करते हैं, आपके संतुष्टि को घटा देते हैं, वो कम करते हैं, जिससे आपको नई नई चीजें देखने को मिले। सो रिपीटिशन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। जो आपके स्टिमुलस हैं, जो रिपीटिशन होता है, जो आपके स्टिमुलस है उनका एसोसिएशन, जो रिस्पॉन्स उसके साथ जो एसोसिएशन होता है उसको, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो वेरिएशन होता है, जो रिपीटिशन होता है, आपके रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में एक एसोसिएशन को स्ट्रेंथ करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक। तो ये है आपका रिपीटिशन, क्यों आपको बार बार दिखाया जाता है। जब अपने डॉग वाले में देखा था तो उसमें आपको कई बार घंटी बजाने के बाद, उसके बाद वो उसकी आदत पड़ी थी, किसको? डॉग को। जब हमने कई बार बेल किया, मान लीजिए हम केवल ऐसे बेल बजाते और हम उसको फूड न देते, हम उसको फूड न देते, तो वो फिर नहीं आता। इसके बाद हम बार बार, जैसे 8, 10, 20 बार जो हमने बेल रिंग की, डॉग आया, हमने उसको फूड
दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके पास वो एक सिंबल बन जाता है, उसका एक सिंबल बन जाता है। तो आप देखते हैं कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट बार बार रिपीट नहीं होता है तो वो क्या होता है, वियर आउट हो जाता है, लोग उसको फिर भूल जाते हैं, भूलने लगते हैं। तो इसी वजह से ये एडवर्टीजमेंट बार बार रिपीट किए जाते हैं। नाउ रिसर्च सजेस्ट दैट देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ रेपिटेशन दैट विल एड रिटेंशन, दैट विल एड रिटेंशन। मतलब ये कहा जाता है कि आपको एक लिमिट तक आपको जो एडवर्टीजमेंट है या आपका जो रिपीटिशन है उसको अलाउ रखना चाहिए। जो रिपीटिशन है आपको एक लिमिट तक उसको अलाउ रखना चाहिए, जिससे लोगों में उसकी धारणा बनी रहे, लोगों में उसकी धारणा बनी रहे। रिटेंशन मीन्स आपकी अवधारणा। वो क्या होता है, आपकी जो उसमें मेंटलिटी या मानसिक स्थिति जो आप धारणा बनाते हैं वो उसमें ऐड होता है और आपकी मानसिक अवधारणा जो है उसमें स्ट्रांग हो जाती है। ऑल्दो सम ओवर लर्निंग, कुछ ऐसी भी लर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल रिपीटिशन बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। अगर आपके एक बार जब पूरा रट जाता है उसके बाद जब आप रिपीटिशन करते हैं, aids retention at some point, an individual can become satisfied with numerous exposure and both attention and retention will decline। मतलब कि जब आप बार बार उन चीज़ों को देखने लगते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आप उससे बोर होने लगते हैं, तो आपका क्या है, अटेंशन और रिटेंशन दोनों उसमें डिक्लाइन होने लगता है। अब मान लीजिए कि आप कोई सीरियल मूवी या मैच देख रहे हैं, ठीक, आप उसमें एक टाइम पीरियड के बाद आपको एक कोई ऐड आया, ऐड आने के बाद दोबारा फिर ऐड आया, आपने देख लिया, चलिए तीसरी बार फिर वही ऐड आया, आपने देख लिया, चौथी बार, पांचवी बार। अब अगर बार बार वही रिपीट होगा, बार बार वही रिपीट होगा, तो फिर आपका अटेंशन उसमें डिक्लाइन होने लगता है, अटेंशन रिटेंशन दोनों ही उसमें आपका घटने लगता है। तो उसमें क्या है कि हमको एक लिमिट तक उसको रिपीट करना चाहिए, रिपीटिशन कितना, एक लिमिट तक अलाउड है। नाउ सब्सटेंटिव वेरिएशन, एक वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है उसमें आप कितना डिफरेंस ला रहे हैं, आप इसमें कितना डिफरेंस है। जैसे these are changes in advertising content across different version of an advertisement। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेसिंग टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। आपको क्या करते हैं कि जब आपको कभी कुछ अलग दिखाना होता है, जब आपको कुछ अलग दिखाना होता है, मान लीजिए आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, आपने रिन के देखेंगे तो एक आता है रिन एडवांस, एक आता है रिन सुप्रीम, आपका एक आता है रिन एडवांस और रिन सुप्रीम। आपको दोनों के एडवर्टीजमेंट में वेरिएशन देखने को मिलता है, आपको दोनों के एडवर्टीजमेंट में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, सब्सटेंटिव वेरिएशन। सब्सटेंटिव वेरिएशन का मतलब कि जब अगर एक ही प्रोडक्ट आप बार बार दिखा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा दिखाइए, ऐसा दिखाने की कोशिश कीजिए, उसमें जोर दीजिए जिससे लोग उसमें वेरिएशन को फील कर सकें, उसमें वेरिएशन को फील कर सकें, जिससे उनको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट इस वाले से डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट इस वाले से डिफरेंट। अब मान लीजिए कि अगर आपका सेम वही दिखाते रहेंगे, आप सेम वही, मेन चीज ये, जैसे आपका जो रिन एडवांस और रिन सुप्रीम है, दोनों का मौलिक सब्सटेंटिव वेरिएशन का मतलब होता है जो मूल वेरिएशन होता है, आपको वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मूल वेरिएशन वही रहता है। अब देखिए रिन एडवांस रिन सुप्रीम दोनों का बेसिक पर्पज क्या है, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ। लेकिन जब दिखाया जाता है तो दोनों के एडवर्टीजमेंट चेंज होता है। आप जब दिखाते हैं तो ये आप फोकस करते हैं, उसमें जोर देते हैं कि दोनों का एडवर्टीजमेंट अलग अलग हो, एक ही ब्रांड एक ही कंपनी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, बेसिक उसका वही, लेकिन उसके वेरिएशन में जो एडवर्टीजमेंट का वेरिएशन है उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कहलाता है आपका सब्सटेंटिव वेरिएशन। तो वही देखिए, जब कभी आप रिन एडवांस खरीदने जाते हैं और फिर जब आपको रिन सुप्रीम मिलता है तब भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो बेसिक पर्पज था वो आप फुलफिल कर रहे हैं, उसका बेसिक पर्पज था वो आपको फुलफिल हो रहा है। अब इसमें कहते हैं कि जो आपका ये रिपीटिशन है उसमें 3 हिट थ्योरी का आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 हिट थ्योरी, repetition is the basis for the idea that 3 exposure to an ad are necessary for the ad to be effective। कहते हैं ये 3 आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं अपने एडवर्टीजमेंट को इफेक्टिव रखने के लिए या इफेक्टिव बनाए रखने के लिए। कौन कौन से, पहला है प्रोडक्ट अवेयरनेस। जब आप एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं
तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है कि दिस इज योर प्रोडक्ट, आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में है, ये चीज़ मिलती भी है। शोविंग ऑफ रिलेवेंस ऑफ द प्रोडक्ट, अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट से उसका रिलेवेंस क्या है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की रिलेवेंस। अब जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल, जब प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जब लोगों को जानकारी हो रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट से आपका रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट विद योर रिक्वायरमेंट। तो आपको उस प्रोडक्ट का रिलेवेंस भी दिखाना है। नाउ तीसरा है आपको रिमाइंडर ऑफ प्रोडक्ट बेनिफिट, आपको बार बार ये याद दिलाना है कि आप जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपको हॉर्लिक्स का एडवर्टीजमेंट आता है, हॉर्लिक्स का जो एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें बताते हैं कि हॉर्लिक्स है, उसमें ये चीज़ें पड़ी हैं, आपको ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, और बार बार दिखाते हैं कि आप इसको खाएंगे तो इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी इससे हेल्थ बढ़ेगी, इससे आपको भूख लगेगी। इस तरह के बहुत से बेनिफिट्स वो आपको दिखाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये रिपीटिशन में ये 3 हेड थ्योरी का इस्तेमाल लोग जो मार्केटर्स होते हैं वो करते हैं, किस लिए, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोज करने के लिए। सम मार्केटर जस्ट फोकस ऑन 3 एक्सपोजर ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो उनका एडवर्टीजमेंट है उसमें ये एक्सपोजर रखते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट अवेयरनेस का, शोविंग ऑफ रेवेलेंस ऑफ द प्रोडक्ट का, और रिमाइंडर ऑफ प्रोडक्ट बेनिफिट का। ठीक, अब देखिए, अदर्स मार्केटर्स फोकस ऑन एटलीस्ट 11 to 12 repetition to increase the likelihood that consumer will actually receive the 3 exposure basic to the so called 3 head theory। एक्चुअली जो कुछ मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम से कम 11 से 12 बार उसको रिपीट करते हैं, 11 से 12 बार उस ऐड को रिपीट करते हैं, जिससे आपकी जो उनकी 3 हिट थ्योरी है, जो अवेयरनेस है, रिलेवेंस है और रिमाइंडर है, वो आपके दिमाग में अच्छे से चढ़ जाए। अगर कोई भी चीज़ आपको 11 या 12 बार दिखाई जाती है तो आपके दिमाग में उसको काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए इसको 3 हिट थ्योरी कहा जाता है, इसको 3 हिट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है ना, आप अगर देखेंगे, आप कभी काउंट कीजिएगा, तो जब एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है किसी भी सीरियल वगैरह में या मूवी वगैरह में, तो मोस्टली लगभग 11, 12, 15 बार ऐसे ही दिखाया जाता है। इसके बाद आप जो है दूसरे एडवर्टीजमेंट भी देखते रहते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी कितनी देर बाद दिखाए जाते हैं। The effectiveness of repetition is somewhat depend upon the amount of competitive advertising to which the consumer is exposed। अब जो ये रिपीटिशन है वो किस तरह से दिखा जा रहा है, जैसे हमने 11-12 बार कहा, हो सकता है जो आप सोप का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, रिन सुप्रीम का, अब वहीं घड़ी भी दिखा रहा है, घड़ी भी अपना दिखा रहा है, तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका कंपटीटर एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है उसका क्या कंटेंट है, वो कितनी बार दिखा रहा है और वो कितना इफेक्टिव है, उसका कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए आपको एक दिन का एडवर्टीजमेंट दिखाना है और घड़ी का दिखाना है, दोनों अलग कंपनियां हैं, दोनों का जो बेसिक है वो क्या है, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ है। तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है। मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर ने दिखाया 5 बार तो आप उसको दिखा रहे हैं 10 बार, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ताकि जब 5 बार और एक्स्ट्रा कंज्यूमर देखे तो पिछली चीज भूल जाए और आपका प्रोडक्ट उसको याद रहे। तो ये जो रिपीटिशन की इफेक्टिवनेस है वो आपके कॉम्पिटिटर पर भी डिपेंड करती है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या दिखा रहा है। ठीक, तो ये हो गई 3 हिट थ्योरी। तो आपका जो रिपीटिशन है, जो हम वहां पर बार बार घंटी हो जाते थे डॉग के लिए, उसका इम्पैक्ट कस्टमर पर कैसे पड़ता है ये आप चीज ने देखा। अब बात करते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन की, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब ये क्या चीज है, पाब्लो ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद प्रेजेंटिंग न्यू स्टिमुलाई दैट वर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने नए स्टिमुलस का इस्तेमाल किया, वो नया था लेकिन सेम नहीं था टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस, बाकी सारी चीजें वही थी, जो कंडीशन स्टिमुलस था वो वही था। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, इफ द डॉग हैड बीन कंडीशन टू बीइंग स्क्रैच्ड बिफोर द फूड अराइव्ड। मान लीजिए कि जब हमने घंटी बजाई, डॉग आता है, डॉग आता है, हम क्या करें, उसको स्क्रैच करें, थोड़ा सा उसको सहलाएं, ठीक है ना।
द स्टिमुलस वुड बी चेंज टू बीइंग रब्ड रेदर देन स्क्रैच्ड। अब हमने क्या किया, हमने जो पहले रब कर रहे थे अब उसको हमने स्क्रैच से चेंज कर दिया। He found that the dog also salivated upon experiencing some similar stimulus। क्या करते थे, पहले हम घंटी बजाते थे, डॉग आता था, हम उसको खाना देते थे। अब हम क्या करते हैं, हम उसको खाने से पहले हम एक दूसरा स्टिमुलस कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक, उसके बाद हम उसको दे रहे हैं। तो उसने देखा कि उसके बाद भी डॉग जो है क्या था, लार बहाने लगता था, लार बहाने लगता था। अब यहाँ पर क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट सेम वही, केवल स्टिमुलस चेंज हो गया, स्टिमुलस चेंज हो गया। वहां पर क्या था, ए प्रोसेस नोन एज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब ये कि आपको उसके बाद मिलना है, उसके पहले जो भी स्टिमुलस इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उसका वही रहेगा, रिजल्ट उसका, मतलब कि ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई फार्मूला निकालते हैं तो फार्मूले में क्या होता है कि हम पहले उसको एक बार इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको दूसरे बार इस्तेमाल करते हैं। जब वो बार बार सेम सिचुएशंस में वही रिजल्ट देता है तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि अब ये इस तरह की किसी भी कहीं भी आप इस्तेमाल कीजिए तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया। ठीक, इसी तरह से उसने क्या किया कि जो स्टिमुलस थे उसको चेंज किया और उसने देखा कि रिजल्ट उसका वही है। तो ये कहलाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन रिफर्स टू द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट रिसेंबल द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस। अब ओरिजिनल कंडीशन क्या थी, उसको फूड वाली, ओरिजिनल कंडीशन थी उसकी फूड वाली। द एबिलिटी टू जनरलाइज हैज इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। अब जो ये आपका रिजल्ट निकला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही क्रांतिकारी रिजल्ट था। क्या, इफ वी ईट सम रेड बेरीज एंड मेक अस सिक। मान लीजिए हम कुछ रेड बेरीज खाते हैं और वो हमको बीमार कर देता है, इट वुड बी ए गुड आइडिया टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी ईट सम पर्पल बेरीज। अब हमें क्या है, जब हम दोबारा खाएंगे, हमें जब दोबारा खाना होगा तो हम हो सकता है कि रेड बेरीज ना खा करके पर्पल बेरीज को खाएंगे। जब हम दोबारा खाने होगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि हमें रेड बेरी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह हम पर्पल बेरीज खा सकते हैं। ऑल्दो द बेरीज आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर बेरीज जो है सेम नहीं है, दे नेवरदलेस आर सिमिलर एंड मे हैव द सेम नेगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए बेरीज सेम नहीं है लेकिन आपने उसके लिए मन में नेगेटिव फीलिंग्स बना ली। आपने क्या किया, पहले रेड बेरीज खाई, आप उससे बीमार हुए, तो आप जब दोबारा खाएंगे तो उसको सोचेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह आपने पर्पल बेरीज का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि आप पर्पल बेरीज भी ना खाएं, हो सकता है कि आप दूसरी वो बेरी ही खाना छोड़ दें, तो ये भी हो सकता है कि आप दूसरी चीजें खाएं। उसका क्या है, स्टिमुलस चेंज, निगेटिविटी आपकी बनी हुई है, आपका रिजल्ट वही रहता है। So, stimulus generalization is the basic idea underlying numerous branding studies that share this approach। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का। क्रिएट ए ब्रांड नेम दैट कंज्यूमर्स लर्न टू एसोसिएट विद पॉजिटिव क्वालिटी। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं ब्रांड नेम को क्रिएट करने में, इस तरह से अपने प्रोडक्ट की पॉजिटिव क्वालिटीज को दिखा करके, जो ब्रांड नेम हम क्रिएट करने में इस तरह के जो स्टिमुलस हैं, जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट दैट ब्रांड नेम ऑन अदर रीजनेबली सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोलगेट का जो ब्रांड है, जो कोलगेट का ब्रांड है, हम उसको बहुत अच्छे से बना लिए, हमने बार बार उसको दिखा करके उसका बहुत अच्छा ब्रांड। अब वही कोलगेट का ब्रांड, पहले एक अलग टूथपेस्ट आता था कोलगेट केवल, अब देखिए उसी कोलगेट के नाम से कोलगेट वेद शक्ति, कोलगेट जेल, कितनी चीजें आ गई। तो हमने क्या किया, जो हमारा ब्रांड नेम था, पहले हमने स्टिमुलस के तौर पर क्या इस्तेमाल किया, कोलगेट, अब उसको हम दूसरे उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके दूसरे प्रोडक्ट में भी उसी ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनीज आपके जो स्टिमुलस होती हैं, जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन की प्रोसेस है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है। अब कोलगेट के देखिए कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं, कोलगेट के कितने, कोलगेट पहले एक ही था, कोलगेट आप देखें तो केवल कोलगेट ही था, कोलगेट में वेद शक्ति, कोलगेट में लौंग, कोलगेट में नीम, पुदीना, नमक, पता नहीं क्या क्या आ गया वो, ठीक। तो हमने क्या किया, वी हैव पेस्ट दैट ब्रांड नेम ऑन अदर,
हमने उस ब्रांड नेम को दूसरे पर चिपका दिया, ठीक है ना। रीजनबली सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं उस पर हमने, अब जैसे टूथपेस्ट है, कोलगेट को हम टूथपेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, अब जितने भी टूथपेस्ट हैं कोलगेट के, हमने सबने उस ब्रांड को चिपका दिया, ठीक। स्टैंड बैक एंड लेट द पॉजिटिव एसोसिएशन ट्रांसफर टू द न्यू आइटम। अब हमने क्या किया, हमारा जो उसका पॉजिटिव एसोसिएशन था हमने उसको न्यू आइटम के साथ एसोसिएट कर दिया ना। हमारे पास जो पॉजिटिव एसोसिएशन है हमने उसको न्यू आइटम के साथ हमने उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका जो हम मार्केटर हैं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देख लीजिए। पहला, फैमिली ब्रांडिंग। मैनी प्रोडक्ट्स कैपिटलाइज ऑन द रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी नेम। Companies such as Campbell's, Heinz, and General Electric rely on their positive corporate image to sell different product lines। कहते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कैम्पबेल हो गया, हीन्स हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, ये क्या करते हैं अपना जो एक इनका फेमस ब्रांड होता है, जैसे ये सब फेमस ब्रांड है, अपने दूसरे प्रोडक्ट के बेचने में भी इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कोलगेट का बताया, ठीक। अब मान लीजिए कोलगेट है, कोलगेट पूरे घर में इस्तेमाल होता है, तो देखिए बच्चों वाला कोलगेट एक अलग निकाल दिया, उसमें मीठा कर दिया, अपना फीमेल के लिए एक अलग निकाल दिया, जेंट्स के लिए एक अलग निकालते हैं, जैसे क्रीम वगैरह में देखते हैं तो उसमें एक ही क्रीम को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोरोप्लस है, बोरोप्लस विंटर वाला अलग आ गया, पाउडर वाला गर्मियों के लिए अलग आ गया, इस तरह से पूरे फैमिली के लिए वो कर देते हैं, ठीक। तो ये फैमिली ब्रांडिंग होती है, उसमें हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन का इस्तेमाल आराम से मार्केटर्स कर सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, आपको जो अपनी प्रोडक्ट लाइन है उसको बढ़ाने के लिए, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है बढ़ाने के लिए कैसे, मार्केटर्स एड रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू एन एस्टेब्लिश ब्रांड। डोल which we associated with fruit introduce refrigerated juice and juice bar whereas Sun-Maid went from raisin to raisin bread। जैसे डोल एक ब्रांड है, उसने क्या, उसमें पहले फ्रूट्स आते थे, फ्रूट, उसके बाद रेफ्रिजरेटेड जूस, फ्रिज में रखने वाले जूस, फिर जूस बार आ गए। इस तरह से हम उनकी नई रेंज निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लीजिए कि जो आपका घड़ी शॉप है, घड़ी शॉप है तो उसमें क्या है, पहले वॉशिंग के लिए 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, ठीक। इसके बाद घड़ी डिटर्जेंट के वो वॉशिंग पाउडर आ गया, वॉशिंग पाउडर में 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 15 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 1 किलो वाला। इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को या प्रोडक्ट विड्थ को और बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा भी और भी प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे नहाने वाला साबुन, अब नहाने वाले साबुन में भी कई आ जाते हैं। एचयूएल में देखिए, एचयूएल में कितने, लाइफ बॉय हैं, लक्स हैं, और भी ऐसे बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, वो उनकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा लेते हैं। इसकी वजह से, केवल इस स्टिमुलस जनरलाइजेशन की वजह से। नाउ licensing, companies often rent well-known names। Christian Dior licensed the designer name to product from underwear to umbrellas। अब जैसे हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे ब्रांड होते हैं जो चलते हैं, हम उनको रेंट पर भी दे सकते हैं, रेंट पर भी दे सकते हैं, या हम उनको नेम ले सकते हैं। अब अगर आपने देखा हो तो क्या था कि पहले एक टूथपेस्ट आता था सिबाका, सिबाका पहले एक अलग कंपनी थी, लेकिन जब कोलगेट ने उसको अपना ब्रांड उसको खरीद लिया तो अब उसमें कोलगेट सिबाका आता है, कोलगेट सिबाका आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो अलग होते हैं, लेकिन हम उनको अपना नाम दे देते हैं, ठीक। तो हमारे पास ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन किस तरह से हमारे मार्केटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट देने के लिए, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने देखा स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अब देखिए स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। द फ्लिप साइड ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। द फ्लिप साइड, आप उसको पलट दीजिए, जो जनरलाइजेशन था उसको हम पलट देते हैं। क्या, द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू स्टिमुलाई दैट और सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। अब मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है, वो सेम है लेकिन उसे जैसा नहीं है, जो सेम है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, उसी के जैसा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका घड़ी साबुन और रिन साबुन है, ठीक है ना। उसमें क्या है, आपका एक के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, एक के प्रति नेगेटिव रिस्पॉन्स है। आपका एक के प्रति पॉजिटिव, एक के प्रति नेगेटिव। मान लीजिए
दो जूस है, एक रियल का जूस है और एक ट्रॉपिकाना का जूस है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि सेम जो आपका प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन आपकी फीलिंग्स दोनों के लिए अलग है। जस्ट अपोजिट, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको अलग तरीके से रिस्पॉन्स करना। अब वही पावलो वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, जो पावलो वाला एग्जाम्पल है देखते हैं। पावलोस डॉग क्विकली लर्न, पावलो के कुत्ते ने बहुत जल्दी सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, टू सेलिब्रेट व्हेन दे हर्ड द स्पेसिफिक टोन दैट हैड प्रिसीडेड फूड। इसका मतलब कि जब हमने एक स्पेसिफिक टोन, अब मान लो कि जैसे घंटी, अब घंटी की जगह हम कुछ और बजाएं, घंटी की जगह हम कुछ और बजाएं और उसके बाद हम खाना दें, उसके बाद हम उसको खाना दें, तब भी वो लार बहाएगा, तब भी वो लार बहाएगा। बट नॉट अपॉन हेयरिंग सिमिलर टोन्स दैट हैड नेवर बीन एसोसिएटेड विद यू फूड। अब हम उस तरह की कोई सिमिलर जो टोन बजा रहे हैं उसी तरह से, लेकिन हम उसके बाद खाना नहीं दे रहे। मान लीजिए सिस्टम पहले घंटी बजा करके खाना देते थे, पहले घंटी बजा करके खाना देते थे। अब क्या किया हमने, घंटी की बजाय हमने कुछ दूसरा इंडिकेशन दिया, कोई दूसरी चीज बजाई और उसके बाद हम खाना देने लगे, हम उसके बाद खाना देने लगे। ठीक, तो अब डॉग क्या करेगा, अब जो दूसरा टोन है उसको रिएक्ट करेगा। और जो पहले वाला था, पहले जब हम घंटी बजाते थे, अब हम खाना उसको नहीं दे रहे हैं, अब हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि दूसरी टोन थी, जो दूसरी रेंज थी, वो उस पर लार बहाना चालू कर देगा, जो डॉग था उस पर लार बहाना चालू कर देगा वो। ठीक, तो ये क्या है, दूसरे प्रोडक्ट को दूसरे तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना, उसका यहाँ पर अब स्टिमुलस क्या हो गया, दूसरी तरह से हो गया। यहाँ पर जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है वो चेंज हो गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स वही रहा। ठीक, तो स्टिमुलस चेंज होने से आप जब अलग तरह से व्यवहार करते हैं, स्टिमुलस चेंज होने से आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या दूसरे तरीके से या पहले तरीके से, ये कहलाता है आपका स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड discrimination. Discrimination is also useful if we do try the purple berries and if they do not make us sick. मान लीजिए कि हमने क्या किया था, रेड बेरी खा करके बीमार पड़ गए, अब हमने सब तरह की बेरी खाना छोड़ दिया, लेकिन अगर हम क्या होते हैं, बीमार नहीं हुए। मान लीजिए पहले हमने रेड बेरी खाई, बीमार हो गए, उसके बाद हमने पर्पल बेरी खाई और हम बीमार नहीं हुए। तो जो हमने बेरीज के रिस्पेक्ट में अपनी मेंटलिटी बना रखी थी वो चेंज हो जाएगी। पहले हमारा मेंटलिटी क्या थी कि बेरीज हमको बीमार कर देती हैं, लेकिन जब आपने दूसरी बेरीज खाई और उससे बीमार नहीं हुए तो फिर आपकी मेंटलिटी चेंज हो सकती है। तो नाउ वी विल बी एबल टू मेक द डिस्टिंक्शन इन द फ्यूचर। तो अब हम फ्यूचर में अलग तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड वी कैन लर्न दैट ऑल्दो टू पीपल इन आवर क्लास, हम इसको इस तरह से लेते हैं, एंड वी कैन लर्न दैट ऑल्दो टू पीपल इन आवर क्लास। मान लीजिए हमारी क्लास में दो लोग हैं, कॉर्टनी एंड सारा, ये दो नाम हैं, मे लुक ए लॉट अलाइक, दोनों काफी एक जैसे दिखते हैं। दे आर नेवरदलेस डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पर्सनालिटी, दे आर नेवरदलेस डिफरेंट, वो अलग, कभी भी एक दूसरे से अलग या अलग पर्सनालिटी के नहीं है, जो एक दूसरे से। मान लीजिए कि दो लोग हैं सेम आइडेंटिकल हैं, दो लोग सेम आइडेंटिकल हैं, तो क्या उनके जो पर्सनालिटी है सेम होगी? जरूरी नहीं है। दिखने में तो सेम है, दिखने में तो सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी भी सेम हो, वो पर्सनालिटी उनकी अलग हो सकती है, ठीक है ना, पर्सनालिटी उनकी अलग होगी। तो दिस इज कॉल्ड योर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं, ये हमारा जो टोटल अब तक था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो क्लास लर्निंग की क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी थी, उससे रिलेटेड सारा का सारा डिटेल था। इवान पॉलो का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके फैक्टर्स पढ़े, आपने उसमें रिपीटिशन पढ़ा, आपने उसमें उसके थ्री हेड थ्योरी पढ़ी, इसके अलावा उसमें आपने सब्सटेंटिव वेरिएशन पढ़ा, और इसके अलावा आपने उसमें पढ़ा रिपीटिशन वगैरह। ठीक, थ्री हेड थ्योरी, सब्सटेंटिव वेरिएशन और रिपीटिशन। अब बात करते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी क्या थी? इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, इसको हम लोग
इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को या तो ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल थ्योरी भी बोलते हैं। लेट अस सी, ऑल्दो क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए पावरफुल explanation for how we learn many different things। क्या था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, हमने उसमें सीखा कि कैसे बहुत से स्टिमुलस आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में हम उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ देयर इज ए सेकेंड फॉर्म ऑफ कंडीशनल कंडीशनिंग दैट ऑल्सो हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ वी लर्न। यहाँ पर अब कंडीशनिंग की एक और अलग फॉर्म है जिसको हम सीखने के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम उससे कैसे सीखते हैं। ये जो सबसे पहले स्टडी की गई थी, ये की गई थी एडवर्ड थ्रोंडाइक। एडवर्ड थ्रोंडाइक जो 1874 से 1949 के बीच में थे। 1874 उनका बर्थडे और 1949 उनकी जब वो खत्म हो गए थे। एंड लेटर एक्सटेंडेड बाय BF स्कैनर। ये जो BF स्कैनर का है, वैसे ये स्टडी की गई थी एडवर्ड थ्रोंडाइक के द्वारा, लेकिन जो सबसे इनका श्रेय जाता है वो BF स्किनर को जाता है। BF स्किनर को। तो अगर कभी आपको पूछा जाए कि ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी किसने लिखी थी, तो आपका ये जाएगा BF स्किनर के नाम पर, ठीक, जो 1904 से 1990 तक के बीच में रहे। 86 साल की एज में उनकी डेथ हुई थी। तो वो क्या किया था, दिस सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज ऑपरेंट। ये जो सेकेंड टाइप की कंडीशन थी उसको नाम दिया उन्होंने ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग occurs when a behavior as opposed to a stimulus is associated with the occurrence of a significant event। अब यहाँ पर क्या था, आपका बिहेवियर डिपेंड करता है, जो स्टिमुलस के जस्ट अपोजिट है। किसके साथ, आपका जो रिस्पॉन्स है, अब आप यहाँ आपका यहाँ बिहेवियर एसोसिएटेड है। यहाँ पर आपका बिहेवियर एसोसिएटेड है किससे, आपके रिस्पॉन्स से, किसी भी इवेंट का जो सिग्निफिकेंट होता है। नाउ इन द बेस्ट नोन एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था BF स्किनर ने। BF स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या, a rat in a laboratory learns to press a lever in a cage। एक चूहे को क्या किया जाता है, लीवर को दबाना सिखाया जाता है, उसके बाद उसको खाना दिया जाता है। तो चूहा कैसे पिंजड़े में लीवर को दबा करके खाना लेना सीखता है, ठीक, बिकॉज द रैट हैज नो नेचुरल एसोसिएशन बिटवीन प्रेसिंग ए लीवर एंड गेटिंग फूड। अब चूहे के पास ऐसा तो होता नहीं कि उसको पहले से हमेशा से पता हो कि लीवर दबा करके मुझको खाना मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो द रैट हैज नो लर्न दिस कनेक्शन। अब इसको चूहे को कैसे सिखाया जाएगा, इसके बारे में भी इसको कोई आइडिया नहीं। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या, द रैट में सिंपली एक्सप्लोर इट्स कैच। मान लीजिए पहले जो पिंजड़े में है, पिंजड़े में एक लीवर के निकलता है। अब वो क्या है, चूहा बार बार यहाँ वहाँ पिंजड़े में बंद है, यहाँ वहाँ भगेगा। पिंजड़ा चूहा जो है पहले यहाँ वहाँ भगेगा, तो क्या पिंजड़े में कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे जाएगा, क्लाइंबिंग ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, बोरोइंग अंडर थिंग्स इन सर्च ऑफ फूड। वो खाने की फूड में कितने पिंजड़े में चल रहा है। इवेंचुअली while walking around its cage the rat accidentally pressed the lever। अब जब वो चूहा पिंजड़े में जहाँ वहाँ भाग रहा था, तो अचानक से, उसने जानबूझकर नहीं, इवेंचुअली रैंडमली उससे क्या हुआ, लीवर दब गया, लीवर उससे दब गया। अब उसके पास क्या है, वो फूड आ गया, वो प्लेट, जो फूड की प्लेट थी वो आपके पास गिर गई। दिस वॉलंटरी बिहेवियर इज कॉल्ड एन ऑपरेंट बिहेवियर। ये जो इस तरह का बिहेवियर है वो क्या कहलाता है, ऑपरेंट बिहेवियर, बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि ये उस तरह के इन्वायरमेंट में बिहेव किया गया, दैट इज इट इज इन एक्शन दैट द एनिमल इटसेल्फ मेक। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसको एनिमल ने खुद से बनाया है, ये खुद से बनाया है। नाउ आगे देखिए, नाउ वंस द रैट रिकॉग्नाइज दैट इट रिसीव्स ए पीस ऑफ फूड एवरी टाइम इट प्रेसेस द लीवर। अब अगर मान लीजिए कि चूहे को जब भी वो लीवर दबाता है, अगर उसको एक बार इस चीज़ को पहचान ले, जो चूहा पिंजड़े पर है उसको एक बार इस बात का आइडिया हो जाता है कि जब भी वो लीवर को दबाता है तो उसके पास क्या है, फूड आ जाता है। तो अब क्या है, द बिहेवियर ऑफ लीवर प्रेसिंग बिकम्स रीइंफोर्स्ड। अब वो
उसको इन्फोर्स करेगा लीवर को दबाने के लिए। दैट इज द फूड प्लेट सर्व एज री इन्फोर्स। तो यहाँ पर जो फूड प्लेट है वो क्या काम कर रही है, रीइंफोर्स का काम कर रही है, बिकॉज दे स्ट्रेंथन द रैट्स डिजायर टू एंगेज विद द एनवायरमेंट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चूहे को अब वो सीखना पड़ा। क्या, जब तक चूहा खाने की खोज में भटक रहा था तब तक कुछ नहीं था, एक्सीडेंटली एक बार उसे दब गया। क्यों, क्योंकि वहां पर वो उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था। याद रखना कि एनवायरनमेंट से आदमी जो कंज्यूमर है वो कैसे सीखता है। उसने क्या किया, एक्सीडेंटली प्रेस किया, फिर दोबारा ऐसे एक्सीडेंटली हो गया, लेकिन दोबारा में उसको क्या होगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि जब भी मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे क्या खाना मिलता है। आप अगर आप देखें आपके घर में कभी चूहे हों तो कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में चूहे हैं जहां पर खाना रखा होता है, तो वहां पर आते हैं, ठीक। अब आप अगर देख रहे हैं कि खाना खा रहा है, अब वहां से खाना हटा लेंगे, आप वहां से खाना हटा लेंगे, तब भी चूहा 2-3 बार वहां पर आएगा ही आएगा उस खाने की खोज में। क्यों, क्योंकि वो पहचान चुका है कि यहाँ पर मुझे फूड मिलता है, क्योंकि वो पहचान चुका है कि यहाँ पर उसको फूड मिलता है, ठीक। तो ये क्या है, उसका एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट किया गया है कि वो उस चीज को फोर्स कर रहा है। एनवायरनमेंट जो उसके पास खाना था उसको फोर्स कर रहा है वहां पर आने के लिए, ठीक। नाउ देखिए इन ए पैरेलल एग्जांपल, अब इसी के जस्ट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग ए स्ट्रीट रेसिंग वीडियो गेम। मान लीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं स्ट्रीट रेसिंग का। एज यू ड्राइव थ्रू वन सिटी कोर्स मल्टीपल टाइम्स। अब मान लीजिए उसमें एक ही आपको रूट होता है, उसमें कई बार जाते हैं, आप कई बार जाते हैं उसमें, ड्राइव करते हैं गेम में। यू ट्राई ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीट टू गेट टू द फिनिश लाइन्स, ठीक। आपने कई डिफरेंट स्ट्रीट्स ट्राई की, कहां तक, फिनिश लाइन तक जाने के लिए। ऑन वन ऑफ दीज ट्रायल्स, अब जब ये कई स्ट्रीट आप कई रास्ते ट्राई करते हैं, इसी एक ट्रायल में यू डिस्कवर ए शॉर्टकट, आपने एक शॉर्टकट खोज लिया, तो ड्रामेटिकली इम्प्रूव्स योर ओवरऑल टाइम। अब इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल टाइम है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आपने मान लीजिए कि आपको घर जाने के 50 रास्ते हैं, आप जो है रेंडमली ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको कोई शॉर्टकट पता चल जाता है तो फिर क्या करते हैं, आप उस शॉर्टकट को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपका टाइम बचा रहा है, वो आपका टाइम सेव कर रहा है। यू हैव लर्न दिस न्यू पाथ थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपने ये कैसे सीखा, ये आपने नया रास्ता खोजा है, ये आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से सीखा है। आप देखते हैं कि आपको डेली इस रूट से जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। दैट्स इट, बाय एंगेजिंग विद योर एनवायरनमेंट। कहाँ पर, जो आपके आसपास का माहौल या वो होता है वो आपको ऑपरेंट रिस्पॉन्स है। जो आपके आसपास का माहौल जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, दैट इज योर ऑपरेंट रिस्पॉन्स। नाउ you performed a sequence of behaviors that was positively reinforced। फिर आप क्या है, आप जो है जो पॉजिटिवली बिहेव, आप उसी तरह का बिहेव करने लगते हैं। कैसा, मतलब कि आप अक्सर जो है उस जो शॉर्टकट रास्ता है वहां से जाने लगते हैं। दैट इज यू फाउंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द फिनिश लाइन। क्यों, क्योंकि आपको उस सबसे जो आपका रास्ता है उसको फिनिश करने के लिए आपको शॉर्टेस्ट रूट मिल गया है। तो ये आपको क्या है, पॉजिटिवली रीइंफोर्स है, ये आपका पॉजिटिवली रीइंफोर्स है। नाउ दैट यू हैव डन हाउ टू ड्राइव दिस कोर्स, अब आपको पता है कि आपको कैसे जाना है। you will perform you will perform that same sequence of driving behavior just as the rat passes on the lever। आप सिमिलर उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो चूहा कर रहा था लीवर को दबा करके। आप भी तो वही कर रहे हैं जैसे चूहा कर रहा था, टू रिसीव योर रिवॉर्ड्स ऑफ ए फास्टर फिनिश। जैसे चूहा किस लिए कर रहा था, खाने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, आप जल्दी पहुंचने के लिए। चूहा कर रहा था खाने के लिए, आप कर रहे हैं जल्दी पहुंचने के लिए। ये क्या है, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब अपना वर्क को फिनिश करना, आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। ओके, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग रिसर्च स्टडीज हाउ द इफेक्ट्स ऑफ ए बिहेवियर इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अकर अगेन। तो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग रिसर्च क्या शो करती है
कि आपका बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है जिससे कि आप वो दोबारा चीज करें, दोबारा वो चीज करें। आपका बिहेवियर किससे इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि कोई ऐसी ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी जिससे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो और आप वो बार बार वो चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इफेक्ट्स ऑफ द रैट्स लीवर प्रेसिंग बिहेवियर, एग्जाम्पल के तौर पर जो चूहे का लीवर को दबाने वाला बिहेवियर था। रिसीविंग अ फूड पैलेट, इसलिए फूड प्लेट को रिसीव करने के लिए। इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कीप प्रेसिंग द लीवर। फॉर अकॉर्डिंग टू थ्रोंडाइक लॉ इफेक्ट, अब जो थ्रोंडाइक लॉ इफेक्ट था क्या, व्हेन ए बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कि सेटिस्फेक्शन और कॉन्सिक्वेंस इट इज लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप उसको फ्यूचर में भी रिपीट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला जो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उसको दोबारा खरीदने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, आपका बिहेवियर पॉजिटिवली रीइंफोर्स है। इट इज लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। हाउएवर व्हेन ए बिहेवियर हैज अ नेगेटिव पेनफुल अनोइंग कॉन्सिक्वेंस, अब यही जैसे इसका उल्टा मान लीजिए, इसका उल्टा मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जिससे आपको नेगेटिव फीलिंग हो, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिससे आप बीमार हो गए या आपको कुछ नुकसान हो गया, सो आप क्या करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे। So, if repeated in the future, if you are feeling when a behavior has a negative painful inconsistency, जब उसका negative impact होता है, it is less likely to be repeated in the future. तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको फ्यूचर में दोबारा अप्लाई करेंगे। इफेक्ट दैट इंक्रीज बिहेवियर्स आर रिफर्ड टू एज रीइंफोर्सर। तो इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं जो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वो कहलाते हैं रीइंफोर्सर। एंड इफेक्ट्स दैट डिक्रीजेस देम आर रिफर्ड टू एज पनिशर। जो आपके बिहेवियर को फ्यूचर में मतलब कि पॉजिटिव रिपीट करने के लिए कहते हैं वो होते हैं रीइंफोर्सर, और जिनसे आप रिपीट नहीं करते या आप उनको बहुत कम करना चाहते हैं, जो डिक्रीज करते हैं, वो कहलाते हैं पनिशर्स, वो कहलाते हैं पनिशर्स। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं। एन एवरीडे एग्जांपल दैट हेल्प्स टू इलस्ट्रेट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज स्ट्राइविंग फॉर ए गुड ग्रेड इन क्लास। जैसे विच कुड बी कंसिडर्ड ए रिवॉर्ड फॉर स्टूडेंट्स। जैसे आप लोग हैं, अगर आपको जो क्लास में अच्छी ग्रेड मिलती है, आपको अच्छी ग्रेड मिलती है, तो ये क्या है, इट प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स। आप बहुत अच्छा फील करते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, इसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आए, मार्क्स आए, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग होती है। तो क्या होता है, आपने जो एफर्ट किए हैं उसमें फिर आप उसको दोबारा रिपीट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट रिवॉर्ड। सिमिलर टू द रैट लर्निंग टू प्रेस द लीवर, आप क्या करते हैं, दोबारा एफर्ट करेंगे, जैसा कि चूहा वहां पर लीवर को प्रेस कर रहा था। द स्टूडेंट नीड्स टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर। For example, the student may learn that speaking up in class gets them participation point. मान लीजिए आपको बोलने के लिए पॉइंट मिले, मान लीजिए क्लास में कोई स्पीच कंपटीशन हो रही है, आप उसमें बोलते हैं और आपको उसमें पॉइंट मिले, then what will you do, you will get the point and you will repeat again this process and you will again repeat this process। मतलब कि जब भी आपको दोबारा चांस मिलेगा बोलने का तो आप जानते हैं कि आपको उसमें पॉइंट मिलने हैं, तो then you will repeat this process। तो what is this, this is a reinforcer, ये आपको reinforce कर रहा है। So the student speaks up repeatedly, however the student also learns that they should be speak up about just anything। अब यहाँ पर उसको ये क्या है, उसको ये भी सोचने को मिलेगा कि वहां पर ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो। टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स अनरिलेटेड टू स्कूल एक्चुअली पनिशेस द स्टूडेंट्स इन देयर कॉस्ट पॉइंट। अब अगर उसको मतलब कि अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा बोल देगा उल्टा सीधा तो उसको पॉइंट में डिक्रीज हो जाएगा, ही विल बी पनिश्ड। सो व्हाट विल बी हैपन, उसको अगर ये पता चलेगा कि वो उसको पॉइंट कम हो जाएंगे कुछ भी बोलने पर, तो फिर वो चीज नहीं बोलेगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर थ्रू द स्टूडेंट्स फ्रीली चूजन बिहेवियर्स दे लर्न व्हिच बिहेवियर्स आर रीइंफोर्स्ड एंड व्हिच आर पनिश्ड। तो इससे उसको क्या सीखने को मिलेगा कि कौन सा बिहेवियर आपका रीइंफोर्सर है और कौन सा आपका पनिशर है, ठीक। तो ये आपकी है क्या, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ये है आपकी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आगे बाकी कुछ है तो हम लोग उसको नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, हम लोग उसको
नेक्स्ट टर्न में करेंगे कि इसका एप्लीकेशन वगैरह कैसे होता है। ठीक, तो अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इफ समवन हैज एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ। हाँ, एक चीज और, सभी लोग अपना नाम प्लीज लिख दीजिए चैट बॉक्स पर अटेंडेंस के लिए। चैट बॉक्स में सभी लोग अपना नाम लिखते हैं प्लीज अटेंडेंस के लिए। लेट्स चेक वंस। अंजलि पटेल, तिवारी, आयुषी सिंह, अक्षित मौर्य, जय। इसमें नाम नहीं लिखा है। Everybody, please write down your name. Okay. So thank you to all of you. See you on next turn.